पढ़ाई ठीक चल रहा है आप लोग का? गुड इवनिंग प्रदीप, शेखर। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोगों का माइंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। जहाँ तक मेरे पास अपडेट है, आप लोगों का माइंड वेंटिलेशन खत्म हो चुका है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हो चुका है, माइंड मशीनरी अभी चल रहा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिसकंटिन्यू था, कल से आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। इधर से 3 सब्जेक्ट आपका चलेगा, माइंड मशीनरी, माइंड डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये जून का महीना ऐसे ही चलेगा कि आपका 2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। जुलाई 15 तक भी ऐसे 2-3 क्लास ही चलेगा। 15 के बाद से आपका दिन में 6-7 घंटा क्लास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्लासेस स्लो ही चल रहा है। जुलाई सेकंड वीक 3rd वीक तक आपका कोल इंडिया का एक नोटिफिकेशन आ जाता है, प्री नोटिफिकेशन, कि इस साल वो वैकेंसी जारी करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी चीज़ का हम वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। मुस्कान को बस दिक्कत है कि बाकियों को भी दिक्कत है? क्योंकि मेरे एंड पे ऐसा कोई इशू तो नहीं दिख रहा है, नेटवर्क सही है, माइक सही है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं या जो फिर यूट्यूब से मुझसे जुड़े हैं, माइनिंग ज्ञान से जुड़े हैं। जो नहीं जानते उनको मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मेरे पास है, कोल का, अनरिस्ट्रिक्टेड। रिसर्च स्कॉलर हूँ IIT ISM धनबाद के अंदर, बीटेक एमटेक कर रखा है मैंने। असिस्टेंट मैनेजर हूँ HSCL में। एक्स टेक्यूब फैकल्टी हूँ, एक गवर्नमेंट का ही है, टेक्निकल एजुकेशन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, NITs है, इन सारे में जो गवर्नमेंट की तरफ से गेट का कोचिंग कंडक्ट करवाता है। प्रोजेक्ट एसोसिएट लेवल 2 था सिम्फर में, उसमें भी ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट में था। और आपके इस माइंड डेवलपमेंट में मेजर पोर्शन ब्लास्टिंग का ही है, एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग का। मतलब कहने के लिए माइंड डेवलपमेंट है, टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन 70-80% क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में बने वो ब्लास्टिंग से बने। तो बेसिकली ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट में ही था, तो ब्लास्टिंग का एक ठीक ठाक फील्ड एक्सपीरियंस है अलग अलग जगह पे। फॉर्मर लेक्चरर हूँ RCET भिलाई का, फिर CIT रायपुर के अंदर में भी मैंने पढ़ाया है। 7 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है। अभी गेट कोर्स के अंदर में आपका माइंड डेवलपमेंट पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है बात? माइनिंग ज्ञान का फाउंडर मेंबर हूँ। माइंड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, स्टार्ट करें। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल क्लियर? अभी कंटिन्यू करें, जिन लोग आ रहे हैं आते रहेंगे। माइंड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, हर साल कैसे नहीं 4-5 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये तो तय है किस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। मिनिमम एफर्ट में ये सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें इनपुट देना नहीं पड़ता। कहने के लिए मैं इसमें सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन बने हैं, जो आपको ग्रीन कलर में टॉपिक दिख रहा है, एक्सप्लोजिव्स एंड एनर्जेटिक्स, ब्लास्टिंग डिवाइस, ब्लास्ट डिजाइन प्रैक्टिस, इससे बने। बोल सक रहे हो 70-80% टाइम, अगर 10 बार क्वेश्चन बने तो 10 बार में से 7 बार 8 बार क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से बने। इसमें से भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिन टॉपिक से ज्यादातर टाइम क्वेश्चन बने उस पर अगर आप अलग से आप फोकस करने जाओ, तो मुझे लगता है माइंड डेवलपमेंट 3-4 घंटा कोई अच्छे से दे दे तो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक या मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से बने वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो मिनिमम एफर्ट में आपको ये गारंटीड स्कोर देने वाला या मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। आने वाले 20 से 22 लेक्चर में हम माइंड डेवलपमेंट खत्म करेंगे। स्टार्टिंग में क्लासेस स्लो रखेंगे, मतलब 40-45 मिनट का क्लास रखेंगे, क्योंकि थ्योरी है। थ्योरी आपको भी बोर्ड लगता है पढ़ने में और मुझे भी बोर्ड लगता है पढ़ाने में, तो धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को। उसके बाद जब न्यूमेरिकल्स आएगा उस टाइम पे 1.5 से 2 घंटा दिन का क्लास करेंगे। 1.5 से 2 घंटा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल्स में। तो ये बेसिकली हम क्लास का रखने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो थ्योरी वाला पोर्शन है, पहले मैं वैसे पिछले साल तक जब पढ़ाता था तो मेथड ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट, अंडरग्राउंड ड्राइवेज, ड्रिलिंग मेथड, मशीन्स, ये सारा बताया करता था। इस बार जो ज्यादा जरूरी है उस पर पहले फोकस करते हैं, एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग। ये जो टॉपिक है ये पहले स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे, देन बाकी सारे जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कभी कभार ही बने हैं उसको देखेंगे। ठीक है जी बात?
तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल माइंड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू हुआ। अभी आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सबने देख रखा होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं माइंड डेवलपमेंट का। चाहिए तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जो माइंड डेवलपमेंट वाले बुक तो आपको सबको मिल ही चुका है वैसे, उसमें आप अलग से देख ही सकते हैं कि माइंड डेवलपमेंट के किस तरह के कैसे क्वेश्चन बने। ज्यादातर लोगों को मिल चुका है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको नहीं भी मिला। तो ये जो माइंड डेवलपमेंट में जो पहला टॉपिक हम देख रहे हैं एक्सप्लोजिव होता क्या है। अलग अलग डेफिनेशन है, एक एक करके समझते हैं, जो आपको समझ में आ जाए, जो आपके पकड़ में आ जाए। तो ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक बार वापस से बता देंगे। आवाज सबको क्लियर है, ऑडियो विजुअल दोनों क्लियर है, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है, कोई ब्लर वगैरह तो नहीं है। सौरभ, शेखर, संकेत, मुस्कान, अंशु, क्लियर भाई लोग? चलिए, एक्सप्लोजिव क्या होता है? An explosive is a chemical substance or mixture which, when initiated, undergoes a rapid exothermic reaction, producing heat, gas, and high pressure, resulting in a sudden expansion and a shock wave capable of breaking rock or other material. क्या समझे सर? एक्सप्लोजिव जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस या फिर मिक्सचर होता है। जब इसको इनिशिएट किया जाता है, इस टर्म को समझिएगा कि एक्सप्लोजिव को इनिशिएशन का जरूरत पड़ता है। ये जो इनिशिएशन करने का जो काम है वो आइदर क्या हो सकता है, हीट हो सकता है या फिर शॉक हो सकता है। कि या तो आप इसे आग से जला दीजिए या फिर आप इसे शॉक दे दीजिए, झटका दे दीजिए। ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जब आप इसे इनिशिएट करते हैं तो क्या होता है, रैपिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे कि हाई अमाउंट में हीट, गैस और प्रेशर जनरेट होता है, क्रिएट होता है। ठीक है जी बात? जो कि कारण बनता है सडन एक्सपेंशन और शॉक वेव का, जो कि रॉक या दूसरे किसी भी मटेरियल को तोड़ने की क्षमता रखता है, तोड़ने का काम आता है। तो पूरे में क्या समझे, एक तो केमिकल सब्सटेंस, ये टर्म को समझिएगा कि आगे चल के हम ब्लास्टिंग एक्सेसरीज पढ़ेंगे तो इसी इनिशिएशन के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हम यूज करते हैं वो सारे समझेंगे। एक्सप्लोजिव में डिफरेंस भी इसी इनिशिएशन सिस्टम के बेसिस पे आएगा। एक्सप्लोजिव का सर्किट या उसका जो इनिशिएशन सीक्वेंस वो सारा इसी इनिशिएशन पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, आगे और समझते हैं और दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सप्लोजिव होता क्या है सर। इट इज अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस which change themselves instantaneously into a large volume of gas at high pressure, at high temperature and pressure when a flame, heat or sudden shock is applied to it. सेम बात है कि एक्सप्लोजिव सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर दोनों का मिक्सचर हो सकता है, जो अपने आप को तुरंत चेंज कर लेता है किसमें, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। कब चेंज कर लेता है, जब आप एक्सप्लोजिव के अंदर फ्लेम, हीट या फिर सडन शॉक अप्लाई करते हैं। ये जो सडन शॉक अप्लाई करने का जो काम है उसे डेटोनेशन भी कहा जाता है। अभी हीट और फ्लेम से कौन होगा, जैसे आप घर के अंदर में दिवाली के टाइम पे पटाखा फोड़ते हैं, वो भी एक्सप्लोजिव है। उसको आप कैसे इनिशिएट करते हैं, झटका मार के। तो वैसे एक आता है क्या, लहसुन बम या क्या, एक आलू बम क्या बोलते हैं उसको, पटक के भी फोड़ते हैं कि शॉक से इनिशिएट हो जाता है, वो अलग टाइप हुआ। ठीक है, लेकिन इन जनरल जो आप दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं उसको क्या करें, फ्लेम से ही आप फोड़ते हैं। मतलब किससे, हीट से इनिशिएट करते हैं, फ्लेम से इनिशिएट करते हैं। लेकिन माइंस के अंदर में जो यूज करते हैं इन जनरल, जो आपका इलेक्ट्रिक डेटोनेटर हो चाहे आपका नॉन इलेक्ट्रिक
डेटोनेटर हो, या फिर जो एक्सप्लोजिव हम यूज कर रहे हैं एनएफओ, स्लरी, इमल्सन, ये सबको आग लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ना। आग लगा के बल्कि आप उसको डिकम्पोज ही कर रहे हो, या अच्छा तरीका होता है उसको बर्बाद करने का बोल लो। उसको इनिशिएट करने के लिए शॉक चाहिए होता है। शॉक के लिए हम डेटोनेटर वगैरह यूज करते हो, बाद में देखेंगे। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सप्लोजिव को जो इनिशिएट कर रहे हैं, या एक्सप्लोजिव जो अपने आप को चेंज कर रहा है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? या तो फ्लेम चाहिए, हीट चाहिए, या फिर शॉक चाहिए। जिस भी टाइप का एक्सप्लोजिव है, जैसा भी उसका इनिशिएशन सिस्टम है। आगे आप समझिए, अगर और एक डेफिनेशन स्टेफन मिलर ने जो दिया है उसको देखें, सब अल्टीमेटली बात वही बोल रहा है कि ए सब्सटेंस दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू सुटेबल स्टिमुली, उत्प्रेरक, ये स्टिमुली क्या हो सकता है? या तो हीट हो सकता है, या फिर शॉक हो सकता है, या फिर फ्लेम हो सकता है। जब किसी सब्सटेंस को आप सुटेबल स्टिमुली देते हैं, वो क्या हो जाता है? undergoes a violent chemical decomposition with evolution of heat in gas। आप किसी सब्सटेंस को क्या देते हैं? हीट देते हैं, फ्लेम देते हैं, या फिर शॉक देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वॉयलेंट हीट और गैस में डिकम्पोज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लोजिव। ये किनका है? स्टेफन मिलर। कॉसिक डेस आपका भी एक डेफिनेशन है। Explosive is a chemical substance, sometimes may be mixture of fuel and oxidizer, which release large quantity of shock and gas energy instantaneously on triggering by detonation or so। तो डेटोनेशन मतलब फिर वही बात बोल रहा है, या तो शॉक से या उसके अलावा कोई दूसरे प्रकार से आप क्या करें? उसको ट्रिगर करें, उत्प्रेरित करें। तो वो क्या करेगा? ह्यूज क्वांटिटी में शॉक और गैस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तुरंत। क्लियर है जी बात? ये एक्सप्लोजिव का डेफिनेशन हुआ, इसको हल्का सा ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं, जैसे डेटोनेशन आ रहा है, एक आ रहा है, आया तो नहीं है, लेकिन जो फायर की बात हो रही है या फ्लेम की जो बात हो रही है, वो क्या है? एक्सप्लोजिव कंबसन। तो कंबसन टर्म आ रहा है, डेटोनेशन टर्म आ रहा है, ये सारे आगे आपके काम आएंगे। अल्टीमेटली एक्सप्लोजिव क्या है, कैसे एक्सप्लोड हो रहा है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। यहां तक की बातें क्लियर है? देन फिर आगे बढ़ते हैं। ये टर्म एक्सप्लोजिव के डेटोनेशन के लिए बोल लो, चाहे फायरिंग के लिए बोल लो, चाहे डिकम्पोजिशन के कंबसन के लिए बोल लो, ये कुछ इस तरह के टर्म यूज होते हैं: फायरिंग, ब्लास्टिंग और एक्सप्लोजन। ब्लर हो रहा है क्या? कौन से टर्म यूज होते हैं? फायरिंग, ब्लास्टिंग और एक एक्सप्लोजन। कब हम एक्सप्लोजिव के डेटोनेशन को, या एक्सप्लोजिव जो फटता है उसको, कब हम फायरिंग बोलते हैं, कब ब्लास्टिंग बोल देते हैं, और कब उसे हम एक्सप्लोजन बोल देते हैं? कोई बताना चाहेगा फायरिंग कब बोलते हैं? कुंदन, सौरभ, रंजन, सुमन। फायरिंग टर्म कब यूज होता है? एक्सप्लोजिव वही है। कब इन जनरल कौन है जो फायरिंग टर्म यूज करता है एक्सप्लोजिव के लिए? ब्लास्टिंग कहां पे टर्म यूज होता है, और एक्सप्लोजन हम कहां पे यूज करते हैं? सोचिए। वैसे मैं पूछता हूं तो 10 सेकंड का डिले है, ये थोड़ा सा ऐप का ही फॉल्ट है बोल लो, कि जो कोई भी हमारे जैसा वाला जो भी ऐप यूज कर रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपके रिप्लाई में डिले है। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं जस्ट सोचवाना आप सोचे इस डायरेक्शन में करके सवाल था, तो रिप्लाई करने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये देखिए, आपने मूवी वगैरह देखा होगा कि जो युद्ध वगैरह होता है, तो वहां पे जो मिलिट्री पर्सन रहता है, वो क्या यूज करता है? फायर टर्म यूज करता है। कि जहां पे वो मिसाइल गिरा है, चाहे तोप गिरा है, चाहे गोला बारूद गिरा है, जो भी है उसके लिए क्या फायर टर्म यूज करता है। तो बेसिकली मिलिट्री पर्सन जो ब्लास्टिंग का काम है उसके लिए टर्म यूज करता है फायर। ब्लास्टिंग कौन टर्म यूज करता है? हम यूज करते हैं। जो माइनिंग पर्सन है, जो ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में, कोल में या मेटल माइन में, जहां कहीं भी हम ब्लास्टिंग करते हैं,
तो वहां पे बेसिकली जो टर्म यूज होता है, हम ब्लास्टिंग टर्म यूज करते हैं, और एक्सप्लोजन टर्म कहां पे यूज होता है कि जहां पे अनइंटेंशनल ब्लास्टिंग होता है, अनइंटेंशनल ब्लास्टिंग होता है, वहां पे एक्सप्लोजन टर्म यूज होता है। जैसे कोई टेररिस्ट कहीं पे एक्सप्लोजन कर दिया, 19/11 का जो अमेरिका का एक्सप्लोजन था, ट्विन टावर जहां पे एक्सप्लोड करा था उन्होंने पेंटागन में, उसे आप क्या बोल सकते हो? एक्सप्लोजन बोल सकते हो कि टेररिस्ट कहीं पे ब्लास्ट कर दिया। या फिर माइन के अंदर में जो आपने सुना होगा कोल डस्ट एक्सप्लोजन, मीथेन गैस एक्सप्लोजन, तो वो क्या है? एक्सप्लोजन है, ब्लास्टिंग नहीं है। तो जहां कहीं भी अनइंटेंशनल ब्लास्टिंग होगा उसे आप क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको डिफरेंस पता। जैसे आप एक्सप्लोजन की हमने बात करा, माइन के अंदर में मीथेन या कोल डस्ट एक्सप्लोजन की जो बात करा, तो आप सभी ने पता होगा कि जो अब तक का वर्स्ट डिजास्टर रहा है, चाइना के एक माइन होनक्वेको कॉलरी के अंदर में जो माइनिंग डिजास्टर हुआ था 26 अप्रैल 1942 को, जो कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन के चलते हुआ था। 1500 से ज्यादा माइनर इस एक्सप्लोजन में मारे गए थे, 1542-43 के आसपास। किसके चलते हुआ था? वही कोल डस्ट एक्सप्लोजन। कोल बेसिकली होता है क्या? मीथेन एक्सप्लोजन होता है, बताया होगा जो क्या ऐश्वर्या सर जो वेंटिलेशन पढ़ाए हैं उसमें हो सकता है टॉपिक आया होगा, वैसे हजार्ड्स में उसमें आएगा, अंडरग्राउंड हजार्ड्स में, तो वो तो नहीं हुआ है। तो मीथेन जो एक्सप्लोजन होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोल डस्ट एक्सप्लोजन। कोल डस्ट एक्सप्लोजन अपने से नहीं होता है, ठीक है? तो मीथेन एक्सप्लोजन हुआ था, वो कन्वर्ट हो गया कोल डस्ट एक्सप्लोजन में। इंडिया के अंदर में भी जो धोरी माइन डिजास्टर हुआ था जिसमें 268 लोग मारे गए थे 28 मई 1965 को, ये जो डिजास्टर था ये भी आपका मीथेन गैस एक्सप्लोजन था, जो कि बाद में कोल डस्ट एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो गया। तो ये है बेसिकली डिफरेंस कि ब्लास्टिंग क्या है, फायरिंग क्या है और एक्सप्लोजन क्या है। एक और चीज, जस्ट ये भी आपके एग्जाम में कभी पूछा तो नहीं जाएगा, जस्ट नॉलेज के लिए, कि अगर एक कैंडल को आप ले लेते हैं, 100 ग्राम का आपका कैंडल है और 100 ही ग्राम का आपका एक्सप्लोजिव है, तो जो कैंडल होता है, कैंडल एक्सप्लोजिव के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैंडल एक्सप्लोजिव के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा गैस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब एक्सप्लोजिव से 100 गुना ज्यादा ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्लोजिव से 4 गुना ज्यादा गैस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी कैंडल को हम रॉक को ब्रेक करने के लिए यूज नहीं करते। कैंडल को हम या कोई टेररिस्ट किसी एक्सप्लोजन में यूज नहीं करता। कैंडल को मिलिट्री पर्सन जो इनेमीज है उनके साथ वार वगैरह में ऐसे यूज नहीं करता कि कैंडल फेंक के मार दिए, नहीं करता। भले एक्सप्लोजिव से 100 गुना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 4 गुना ज्यादा गैस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एनर्जी इसमें एक्सप्लोजिव कंपेरिजन में तो कहीं ज्यादा है। फर्क किस बात का पड़ रहा है? रिएक्शन टाइम का, कि कैंडल जो होता है वो एक्सप्लोजिव के कंपैरिजन में जो कैंडल का रिएक्शन टाइम है वो 50,000 गुना ज्यादा है। ये रिएक्शन टाइम समझने का है। कैसे? लेट सपोज कोई दो लोग हैं, आप है, आपका दोस्त है, दोस्त से आप खुन्नस आ गए। अभी आपने तय करा कि मेरे दोस्त को मैं डेली का एक थप्पड़ मारूंगा, अगले 100 दिन तक एक एक थप्पड़ मारूंगा। दर्द तो होगा, हो सकता है रिप्लाई में आपको भी एक थप्पड़ मारे। एक तो कंडीशन ये हुआ कि आप 100 दिन तक डेली का एक एक थप्पड़ मार रहे हैं। दूसरा एक कंडीशन हो सकता है कि आप 3-4 लोग मिले और अपने दोस्त को या आप जो भी आपके दुश्मन है उसको 1 मिनट के अंदर में 50 थप्पड़ मारे। फर्स्ट वाला सिचुएशन और दूसरा वाला सिचुएशन, कि जहां पे आप 1 मिनट के अंदर में 50 थप्पड़ मार रहे हैं, पूरे ताकत से मार रहे हैं, तो हो सकता है वो बेहोश हो जाए या हो सकता है स्वर्गवासी भी बन जाए। जबकि पहला वाला केस में तो आप 100 थप्पड़ मार रहे थे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आप 1 साल में या 100 दिन में 100 थप्पड़ मार रहे थे। बेसिकली टाइम का फर्क पड़ता है। तो ये रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सप्लोजिव के अंदर में डिफरेंस भी आप देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन आप देखेंगे तो एक का आप देखेंगे कि 1500 मीटर पर सेकेंड है, एक का आप देखेंगे 7000 है। तो वो डिफरेंस बेसिकली रिएक्शन टाइम का है, किस रेट से उसका शॉक वेव ट्रेवल कर रहा है उससे फर्क पड़ता है। क्लियर है जी बात?
आगे देखते हैं। समझ में आया? पूरा ऊपर ऊपर से जा रहा है, समझ सकता हूँ। थोड़ा सा थ्योरी में दिक्कत होता है, मैं जस्ट अभी जो काम हो रहा है ना, एक्सप्लोजिव होता क्या है बताने का काम हो रहा है। जो टर्म्स एक्सप्लोजिव में यूज होता है, बेसिकली ये बेसिक या फंडामेंटल क्लास है, जहां पे आपको जो टर्म आगे यूज होंगे वो सारे को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, कि जब आगे चल के डेटोनेशन वर्ड यूज हो तो ऐसा ना लगे कि क्या ही बात हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लोजिव कंबसन वर्ड हो तो समझ ही में ना आए क्या ही बात हो, एक्सप्लोजिव खुद का बात हो तो क्या बात हो रहा है समझ में नहीं आया। तो ओवरऑल आपको चीजें पता हो। ठीक है, आगे देखिए। कंबसन, एक्चुअली एक्सप्लोजिव लिखना चाहिए था। एक्सप्लोजिव कंबसन और डेटोनेशन में क्या अंतर है? कि जैसे कंबसन मैंने बताया कि दिवाली में आप जो फटाका फोड़ते हैं उसका डेटोनेशन नहीं होता है, वो कंबसन होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे एनएफओ है जो हाई एक्सप्लोजिव है, और जो डेटोनेटर वगैरह जो पीटीएन बेस्ड या टीएनटी बेस्ड होता है, उन सब में डेटोनेशन होता है, कंबसन नहीं होता है। आगे बताऊंगा, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, जस्ट ऐसा समझिए कि कंबसन और डेटोनेशन क्या चीज है। कंबसन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरी हाई रेट ऑफ बर्निंग। तो बेसिकली जहां हम कंबसन की बात कर रहे हैं वहां पे बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, जलने का काम हो रहा है, हाई रेट ऑफ बर्निंग। Detonation is a process of a violent shock wave through a cylindrical charge initiating an instantaneous and high degree of chemical reaction and producing sufficient quantity of energy for the propagation of shock wave। जहां पे आप क्या बोल रहे हैं, हाई रेट ऑफ बर्निंग, इसको कंबसन बोल रहे हैं, और डेटोनेशन क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ वायलेंट शॉक। जो वायलेंट शॉक के प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटोनेशन बोल रहे हैं। एक में बात हो रहा है जलने का और एक में बात हो रहा है शॉक का। ठीक है जी बात। दूसरे शब्दों में अगर आप बोलो कि डेटोनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग सफिशिएंट वायलेंट शॉक टू द एक्सप्लोजिव टू ब्रिंग अबाउट एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कि जो एक्सप्लोजिव है उसको सफिशिएंट अमाउंट में शॉक देने का जो काम है, कि जिससे कि एक्सप्लोजिव, आसान शब्दों में बोलो कि एक्सप्लोजिव फट जाए। ठीक है, अगर ऐसे बोलो तो केमिकली रीअरेंजमेंट उसमें हो जाए, सफिशिएंट अमाउंट में देना है। लेट सपोज आपका 100 केजी का एएनएफओ है और जो आप डेटोनेटर डाल रहे हैं 1 ग्राम का डाल रहे हैं, तो ये जो शॉक जनरेट करेगा अगर सफिशिएंट नहीं है इसको ब्लास्ट करने के लिए, तो वो एक्सप्लोजिव का जो एटम का रीअरेंजमेंट बोलो या इसका ब्लास्टिंग का जो काम है बोलो, वो नहीं होगा। वही चीज बोलना चाह रहा है कि डेटोनेशन क्या है, आपका सफिशिएंट अमाउंट में वॉयलेंट शॉक देने का प्रोसेस है, जिससे कि एक्सप्लोजिव के जो एटम्स है वो रीअरेंज हो जाए। समझ में आ रहा है भाई लोग? आगे देखिए, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखना चाहेंगे अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस में, तो देखिए प्रोपगेशन स्पीड, जहां पे आप एक्सप्लोजिव कंबसन जिसको आप डिफ्लेग्रेशन भी बोलते हो। डिफ्लेग्रेशन क्या है, रैपिड बर्निंग बट नॉट एन एक्सप्लोजन, कि जहां पे आपका जो बारूद है वो रैपिडली जलता है लेकिन एक्सप्लोड नहीं होता। ठीक है, अभी बेसिकली एक्सप्लोजिव कंबसन को ही आपका दूसरा नाम आप डिफ्लेग्रेशन बोल देते हैं। तो प्रोपगेशन स्पीड की यदि आप बात करेंगे तो क्या होता है, जो डिफ्लेग्रेशन होता है वो सबसोनिक होता है, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड में होता है, जबकि डेटोनेशन सुपरसोनिक होता है, ये 1500 से 9000 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है, अलग अलग एक्सप्लोजिव के हिसाब से। नेचर ऑफ एक्सप्लोजन, ये जो एक्सप्लोजन होगा वो क्या होगा, फ्लेम फ्रंट ड्रिवन होगा, कि वो जो जलते हुए क्या होगा, फ्लेम आगे बढ़ेगा, बर्न प्रोग्रेसिवली। ठीक है, इसमें जो होगा शॉक वेव ड्रिवन होगा, इसमें जहां पे क्या हो रहा है, फ्लेम आगे बढ़ रहा है, यहां पे शॉक वेव आगे बढ़ेगा, इंस्टेंट डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, मतलब एक बार अगर जो आपका कोई भी आपका क्या है, डेटोनेशन का जो काम है, कोई भी एक बार इनिशिएट हुआ तो जितने भी डिस्टेंस वो फैल रखा है तुरंत डिकम्पोज होगा, जबकि ये क्या होगा, एक फिक्स रेट से होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू थर्मल कंडक्शन एंड कन्विक्शन,
ये बेसिकली इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, जबकि डेटोनेशन के अंदर में क्या होता है, थ्रू कंप्रेशन बाय ए शॉक वेव। यहां क्या होता है, गैस एक्सपेंशन मॉडरेट एंड स्लोअर होता है, जबकि डेटोनेशन के केस में सडन, वायलेंट एंड रैपिड होता है। प्रेशर डेवलपमेंट की बात करो तो ग्रेजुअल प्रेशर राइज होता है, जबकि डेटोनेशन के केस में इंस्टेंटेनियस हाई प्रेशर राइज होता है। इनिशिएशन की बात करो तो जो एक्सप्लोजिव कंबशन होता है या डिफ्लेग्रेशन का जो काम है वो इग्नाइट होता है फ्लेम से, स्पार्क से या फिर हीट से, जबकि ये जो डेटोनेशन है वहां पे डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, इंटेंस इंपैक्ट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल यदि आप लेंगे तो गन पाउडर, फायरवर्क और सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज के अंदर में भी एक्चुअली गन पाउडर ही होता है, मतलब गन पाउडर का कोर होता है। तो ये जो गन पाउडर है, फायर वर्क जो भी आप करते हैं, दिवाली में पटाखा वगैरह जो भी फोड़ते हैं, सेफ्टी फ्यूज जो है वो एग्जांपल है डिफ्लेग्रेशन का, एक्सप्लोजिव कंबशन का। जबकि टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, पीईटीएन, पेंटा एथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, एएनएफओ, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और नाइट्रोग्लिसरीन, ये जो एक्सप्लोजिव है वो एग्जाम्पल है डेटोनेशन का, कि इसमें डेटोनेशन होता है, ना कि डिफ्लेग्रेशन या फिर एक्सप्लोजिव कंबशन। डैमेज पोटेंशियल की यदि आप बात करेंगे तो इसमें डैमेज कम होता है, लोअर होता है, लिमिटेड टू फ्लेम एंड गैस रिलीज, जबकि जो डेटोनेशन है उसमें वेरी हाई होता है, सुटेबल फॉर ब्लास्टिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है जी बात? दोनों में हल्का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ आपका गन पाउडर है और दूसरी तरफ आपका हाई एक्सप्लोजिव है, तो दोनों में किस तरह का काम हो रहा है कि एक तरफ आप इसको क्या कर रहे हैं, शॉक से इनिशिएट कर रहे हो। इनिशिएट मतलब समझ रहे हो ना, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है ना, कि एक्सप्लोजिव ऐसा रख दोगे तो अपने आप नहीं फट जाएगा। उसके लिए आपको, अगर आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा तो कार के अंदर बम फिट कर दिए तो अपने आप नहीं फटता था, या तो उसमें टाइमर फिट रहता था, एक टाइम के बाद अपने आप फट जाता था, या फिर इधर से कोई रिमोट पकड़े रहता था जहां से ट्रिगर उसको करता था। वो जो ट्रिगरिंग का काम है उसी की बात हो रही है। तो ट्रिगर करने के लिए एक तरफ तो आप आग जला रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, शॉक देने का काम कर रहे हो। क्लियर है? आगे देखते हैं, कुछ डाउट रहे पूछ लीजिएगा प्लीज। अभी आते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव के इतिहास के बारे में जानते हैं, कैसा स्वर्णिम इतिहास रहा है या कैसा विध्वंसक इतिहास रहा है। ठीक है जी बात, यहां तक क्लियर है भाई लोग? एक बार कंफर्म कर देंगे देन आगे बढ़ते हैं। आज ज्यादा क्लास नहीं होगा, एक गन पाउडर एक करवाऊंगा, एक इसके बाद जो आया एक्सप्लोजिव उसको करवाऊंगा, फुलमिनेटिंग गोल्ड, उसके बाकी सारे अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को सीक्वेंस के बारे में एक थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा, देन कल से करते हैं। पहला क्लास है, ज्यादा नहीं पकाता आप लोगों को। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोजिव, इतिहास का जो पहला एक्सप्लोजिव है वो कौन है? गन पाउडर। गन पाउडर क्या, हल्का सा ध्यान आना चाहिए जो बताया आपको, कि जो किससे इनिशिएट हो रहा है सर, आग से इनिशिएट हो रहा है, फायर से इनिशिएट हो रहा है या हीट से इनिशिएट हो रहा है। तो ये जो चाइनीज पीपल है, चाइनीज लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले गन पाउडर का डिस्कवरी करा था 13th सेंचुरी बीसी में। ये जो रोजर बैकन ने इसके जो फॉर्मूले को परफेक्ट करा और गन पाउडर को, मतलब बेसिकली जो गन पाउडर का फॉर्मूला है उसको परफेक्ट करा 12th सेंचुरी, मतलब 1242 के आसपास। ये जो गन पाउडर है अभी तक ये जस्ट वो जो पहला जो 13th सेंचुरी बीसी जो हो रहा है वो पूजा पाठ के लिए इन लोग जो भी यूज करते थे चाइनीज लोग, जैसे आजकल हम दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं ना, वैसे टाइप को हम लोग पूजा वगैरह में जो भी यूज करते थे। अभी तक हम उसको रॉक को तोड़ने के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे थे। अब जाकर के 16वीं सेंचुरी में यूरोप में गन पाउडर को रॉक को तोड़ने के लिए यूज होने लगा, माइनिंग के लिए यूज होने लगा 17वीं सेंचुरी में, 1600 के आसपास। फिर ये जो आप देख रहे हैं फोटो जो देख रहे हैं राइट साइड में, ये वर्ल्ड का पहला मैगजीन है, वर्ल्ड का पहला मैगजीन है जो बेसिकली कॉलोनियल विलियमबर्ग वर्जीनिया 1715 के अंदर बनाया गया। मतलब जो भी आपके युद्ध के लिए जो भी एक्सप्लोजिव्स यूज हो रहे थे वो सबको स्टोर करने के लिए मैगजीन का मतलब आप सब समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव को आप स्टोर करते हैं, वो मैगजीन हुआ।
तो अभी के टाइम पे ये टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उस टाइम का ये पहला मैगजीन है, कुछ इस तरह से दिखता था। यदि आप गन पाउडर के इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, पूरे स्लाइड में अगर कुछ ध्यान में रखने लायक है वो इंग्रेडिएंट ही है। आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो यही एक चीज है जो आपको पूछा जाएगा। बाकी इनिशिएट किससे होता है, जो पीछे आपको बताया गन पाउडर के बारे में, वो सारा आपको पूछा जा सकता है कि किससे आप गन पाउडर को इनिशिएट करेंगे। सब क्या क्या इंग्रेडिएंट है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। परसेंटेज की बात करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट 75% होता है, चारकोल 15% होता है, सल्फर 10% होता है। अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो नीचे आप इक्वेशन देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे काम का नहीं है, तो कुछ खास इसमें ध्यान में रखने लायक फिर से बात नहीं, कोई आपको पूछने नहीं जाएगा कौन इसको इन्वेंट करा, किसने डिस्कवर करा, किसने इसके फॉर्मूले को परफेक्ट करा, ये आपका पहला मैगजीन कहाँ पे बना, ये सब कोई नहीं पूछेगा। जस्ट आपके जानकारी के लिए है काम का, जो आपको मैंने बताया कि इग्नाइट किससे होता है, फ्लेम से, स्पार्क से, या फिर हीट से, इससे जो इग्नाइट होता है। तो बेसिकली इसके लिए जो गन पाउडर है उसको इनिशिएट करने के लिए हम सेफ्टी फ्यूज करते हैं, और सेफ्टी फ्यूज को इनिशिएट करने के लिए हम मैच स्टिक, माचिस से भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिए, गेट में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। बाकी कौन कौन से उसके इंग्रेडिएंट है उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर एडवांटेज की बात करेंगे, गन पाउडर को अगर आप यूज करते हैं काफी टाइम तक, मान के चलिए कि गन पाउडर ही है, देखो आप कब मैंने बताया 3rd सेंचुरी BC, फिर 1242, अब आ गए हम 17वीं शताब्दी में, 1715 तक यही एकमात्र एक्सप्लोजिव है जो यूज हो रहा था, चाहे वो लड़ाई की बात हो, चाहे रॉक को तोड़ने की बात हो। काफी टाइम तक गन पाउडर का ही दबदबा रहा, और अगले 150 साल 150 साल तक अभी गन पाउडर ही चलेगा, इसी से जो भी काम होगा। तो बड़ा बुजुर्ग आदमी है और बहुत काम का गन पाउडर है, आज भी यूज होता है कि फटाखा वगैरह में आप गन पाउडर ही यूज करते हैं। क्या एडवांटेज है गन पाउडर के, रिलायबल इग्निशन, इग्नाइट इजिली विथ फ्लेम और स्पार्क, मेकिंग इट डिपेंडेबल फॉर ब्लास्टिंग एंड फायर आर्म। क्या बताया सर, रिलायबल है, आसानी से आप इग्नाइट कर सकते हो, कुछ नहीं, आग जला दिए, फ्लेम लगा दिए, इससे ये इग्नाइट हो जाता है, कोई जैसा बहुत ज्यादा स्किल की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ रहा है। लो कॉस्ट इंग्रेडिएंट, इसमें जो भी आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, कौन, चारकोल, सल्फर, सॉल्ट पिटर जो पोटेशियम नाइट्रेट है, उसको कहीं कहीं पे सॉल्ट पिटर भी लिखा हुआ आपको मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बड़ा ही सस्ता है और बहुत आसानी से अवेलेबल मटेरियल है, कहीं भी मिल जाए, कोई ज्यादा दिक्कत आपको इसको ढूंढने में या बनाने में नहीं होने वाला है। तो लो कॉस्ट इंग्रेडिएंट, स्टेबल स्टोरेज, इसको आप लंबे समय तक सूखे जगह में लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मल्टी फंक्शन यूज्ड इन वेपन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फायरवर्क, डेमोलिशन, इन सारे काम में बेसिकली आप क्या करते हैं, गन पाउडर को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूज है कि माइनिंग में यूज करना है, वेपन के लिए यूज करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करना है, फायर वर्क में यूज करना है, किसी चीज के डेमोलिशन के लिए यूज करना है। सिंप्लिसिटी, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडल इवन विद बेसिक टूल एंड नॉलेज, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, आपको बहुत बेसिक नॉलेज है तब भी आप इसे बना के यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, स्ट्रेंथ इसका कम है, स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मतलब स्ट्रेंथ किससे कंपैरिजन करें, TNT NFO से कंपैरिजन करें, जो मॉडर्न एक्सप्लोजिव है उसके कंपैरिजन में इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि जहां कहीं भी आप अंडरग्राउंड में यूज करना चाहेंगे, टनल वगैरह में यूज करना चाहेंगे, आपका विजिबिलिटी खत्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं। मॉइस्चर सेंसिटिव, गीले जगह में ये अपना एफिशिएंसी लूज कर जाता है, मॉइस्चर सेंसिटिव है। अनस्टेबल, इजिली इग्नाइट फ्रॉम स्पार्क और फ्रिक्शन, कहीं भी अगर स्पार्क वगैरह लगा के आपने स्टोर करके रखा है, मान लो कहीं पे बिजली का करंट वगैरह का स्पार्क हो गया, या कहीं पे पत्थर वत्थर रगड़ाने स्पार्क हो गया, स्पार्क तो कभी कभी कैसे भी जनरेट हो सकता है, या फ्रिक्शन कैसे भी जनरेट हो सकता है, तो वैसे सिचुएशन में ये इग्नाइट हो सकता है। लिव रेसिड्यू, ये क्या करता है, रेसिड्यू मतलब अवशेष भी छोड़ता है जलने के बाद, ठीक है, एस कंटेंट छोड़ देता है जलने के बाद। पॉल्यूशन, रिलीज हार्मफुल गैस एंड पार्टिकल, इसके जलने के बाद हार्मफुल गैस और पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक है किसके, गन पाउडर के। सबसे मेन जो दिक्कत है वो तो है लो स्ट्रेंथ, पावर इसका बहुत कम है अगर आप इसे यूज करना चाहेंगे तो। ठीक है सर, समझ गया। हाँ,
उसके बाद है फुलमिनेटिंग गोल्ड, ये अगला एक्सप्लोजिव है या फिर फर्स्ट मेन मैड एक्सप्लोजिव है। इसके पहले जो गन पाउडर था उसमें इंसान का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये मेन मैड एक्सप्लोजिव कहने के लिए है, लेकिन इसको यूज कभी नहीं किया गया, नहीं किया जा सका एक्चुअली, क्योंकि हाईली सेंसिटिव था, हाईली सेंसिटिव था। और जो भी इसको एज ए एक्सप्लोजिव यूज करने का कोशिश करा या एज ए एक्सप्लोजिव इसको लैबोरेटरी में जो भी वर्क करने का कोशिश करा, कई सारे लोग अपने जान से हाथ गंवा बैठे। तो कहने के लिए एक्सप्लोजिव इन नेचर है, बट यूज नहीं किया जा सका कभी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कब इसका इन्वेंशन हुआ था? एक्सीडेंटली एक्चुअली इन्वेंट हुआ था, किसके? जनरल अल्केमिस्ट द्वारा 1585 में। ठीक है। फुलमिनेटिंग गोल्ड इज अ लैबोरेटरी एक्सप्लोजिव मेड फ्रॉम गोल्ड सॉल्ट एंड अमोनिया, हाईली सेंसिटिव, नॉट यूज इन प्रैक्टिकल माइनिंग एप्लीकेशन। वही जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, इसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर पाना एक्चुअली फिजिबल नहीं था। तो लेबोरेटरी में काम करते करते कई सारे इससे हताहत हो गए। सर इसका नेम फुलमिनेटिंग गोल्ड क्यों रखा है? फुलमिनेटिंग गोल्ड क्यों रखा है ये तो नहीं पता, लेकिन गोल्ड इसमें यूज होता है, जैसे गोल्ड सॉल्ट और अमोनिया से मिलकर बना है। ठीक है। रीजन बता रहे हैं कि क्यों हमने इसको माइनिंग या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्यों ये सूट नहीं करा या क्यों इसको यूज नहीं किया जा सका। वही जो आपको मैं बता रहा था कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, फिर नो कंट्रोल डेटोनेशन लाइक मॉडर्न एक्सप्लोजिव, जो आपका टीएनटी है, एएनएफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, उसकी तरह आप कंट्रोल डेटोनेशन इसका कर नहीं पा रहे थे। और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। जो गोल्ड यूज हो रहा था, एक तरफ आपके पास गन पाउडर है जो सस्ता है, और दूसरी तरफ ये जहां पे गोल्ड यूज होना है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था, हाईली एक्सपेंसिव था। तो ऐसे में फुलमिनेटिंग गोल्ड सही चॉइस नहीं था। सबसे ज्यादा तो दिक्कत था इसका सेंसिटिव, हाई एक्सप्लोजिव था, कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता था किसका? गन पाउडर का, कि रॉक ब्रेकेज के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता, लेकिन इसके सेंसिटिविटी एक तो कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसके स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में भी कई सारा दिक्कत होता था। ठीक है, तो लेबोरेटरी में ही रहा। अगला है नाइट्रोग्लिसरीन, इसको देखेंगे कल। इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ बता देता हूं, क्योंकि एक्सप्लोजिव के जो दुनिया में बोल सक रहे हो कि बवंडर जहां पे आया, एक ड्रास्टिक चेंज जो आया, वो नाइट्रोग्लिसरीन के इन्वेंशन के बाद में ही आया। कि जो आपने डायनामाइट सुना है, जेलेटिन जो सुना है, वो सारे नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव है। नाइट्रोग्लिसरीन से ही डायनामाइट बना। स्टार्टिंग में भी सेम दिक्कत नाइट्रोग्लिसरीन के साथ भी हुआ जो फुलमिनेटिंग गोल्ड के साथ हुआ। इसका कहने के लिए इन्वेंशन नाइट्रोग्लिसरीन का 1846 में हो गया, लेकिन जो आगे का वो है नहीं। ठीक है, तो कहने के लिए इन्वेंशन हो गया 1846 में, लेकिन 1870 1863 के आसपास में इसको हम एज ए कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल ब्लास्टिंग के लिए यूज कर पाए। एक लंबे समय तक इसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए काम करा गया, कि मतलब ये भी हाईली सेंसिटिव था। कई सारे किस्से ऐसे भी हुए कि लेबोरेटरी में लोग काम कर रहे हैं और एक टेस्ट ट्यूब, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में आप नाइट्रोग्लिसरीन को ले रखे हैं और एक्सीडेंटली हाथ से वो छूट गया, वो लैब में ब्लास्ट हो गया, जो भी उसके आसपास के लोग थे वो मारे गए। इतना सेंसिटिव था कि थोड़ा सा झटका लगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, अगर टेस्ट ट्यूब आपके हाथ से गिर गया तो ब्लास्ट कर जाएगा। इतना ज्यादा हाईली सेंसिटिव था। तो इस नाइट्रोग्लिसरीन के साथ में भी एक बड़ा चैलेंज था इसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना। उसके बाद में आए हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब, जिन्होंने इसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल करा और इसमें और भी कई सारी चीजें मिलाए और इजाज किया डायनामाइट का। तो ये सारे देखेंगे कल के क्लास में कि कैसे डायनामाइट पिक्चर में आया। उसके बाद में और भी कई सारे जो इन्वेंशन हुए, डेटोनेटर कैसे पिक्चर में आया, जो ऑर्डिनरी डेटोनेटर उसी टाइम पे इन्हीं का ही इन्वेंशन है, अल्फ्रेड नोबेल का। तो वो कैसे पिक्चर में आया, कैसे वो कॉमर्शियल यूज में हुआ, यूज किया जाने लगा। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अल्फ्रेड नोबेल है, उनको भी मेजर लॉस हुआ था। उनके भाई उस लैब में मारे गए, 6 इनके कलीग मारे गए जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इस तरह के कई सारे हैं, जानेंगे कल।
नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। ये अपडेटेड नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा दिनेश, इसमें भी आपका ऐसा कुछ रिवाइज करने लायक या जानने लायक ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अपडेट करके 2 क्लास के बाद में, कल के बाद में कर दूंगा। कल एक्सप्लोजिव खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको बाकी का जो आपका टीएनटी है, जो डायनामाइट जिसके बारे में बात कर रहा था, जेलेटिन जिसके बारे में बात कर रहा था, अभी के टाइम में नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव इंडिया के अंदर में यूज नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्री में अभी भी नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि जो हम करंट में अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव जो इंडिया में यूज कर रहे हैं, चाहे वो अमोनियम नाइट फ्यूल ऑयल हो, चाहे एमल्सन हो, चाहे स्लरी हो, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव होता है, लेकिन नहीं यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही है सेंसिटिविटी का, कि स्टिल सेंसिटिविटी का दिक्कत है, कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ब्लास्ट हो जाना, एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो इंडिया के अंदर बैन है, नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो एक्सप्लोजिव वो यूज नहीं होता। तो अभी जो हमारे यहाँ यूज हो रहा है उन सारे एक्सप्लोजिव के बारे में जानेंगे। एनएफओ बेस्ड एक्सप्लोजिव मतलब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, फिर पीटीएन, स्लरी, इमल्सन, ये सारे कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई लोग, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रॉब्लम है अभी तक के क्लास में, या कुछ और बात है कोचिंग वोचिंग का, तो बता सक रहे हैं। पीछे क्लास में कोई दिक्कत हो रहा हो, या मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत हो रहा हो, क्लासेस का कोई दिक्कत हो रहा हो, तो अभी तो मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहूंगा, अलग से रिव्यू क्लास लेने का जरूरत है नहीं, कि जिस पर से मुझे प्लानिंग का कुछ क्लास मुझे लेना पड़े। तो कुछ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लास्ट के 5 मिनट आप अपनी समस्या को बता सक रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना से जुड़े हैं, कहीं कोई चेंज का नीड, कोई सर का दिक्कत हो, कोई सब्जेक्ट का दिक्कत हो, कुछ भी है तो बताइए। ठीक है, बाकी कुछ लोग परेशान हो रहे थे, पर्सनली मुझे मैसेज किए थे, सर इतना सारा सब्जेक्ट बाकी है, कब कवर होगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जब एमएमटी चालू होता है तो स्क्रीन रोटेट क्यों हो जाती है? एमएमटी चालू होता है, अच्छा, फोन में ये वाला क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं पता करता हूँ दिनेश। आप एमएमटी लैपटॉप में क्यों नहीं देते, डेस्कटॉप में क्यों नहीं देते? फुल लेंथ टेस्ट है उसमें देना चाहिए। सब सही है सर। ये फोन रोटेट वाला आपका रोटेशन वगैरह सबको यही सी दिक्कत होता है क्या, कि एमएमटी चालू करते साथ में रोटेट हो गया ऐसा कुछ ऑटोमेटिकली? सरफेस माइनिंग क्लासेस में, सरफेस माइनिंग का क्लास नहीं हो रहा है ध्रुव, वो जो क्लास हो रहा है वो बुक का सॉल्यूशन क्लास है, उसे आप छोड़ सकते हैं। वो आपके लिए जरूरी क्लास नहीं है। जरूरी क्लास में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हुआ है, माइंड वेंटिलेशन हुआ है, मशीनरी चल रहा है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रहा है। आपका कुछ दिनों में एक जनरल एप्टीट्यूड का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी आपका 3 क्लास 4 क्लास को चलने लग जाएगा। पहले रॉक मैकेनिक्स करवा दीजिए, ठीक है ना, करवा देंगे आज तो। रॉक मैकेनिक्स आपका अगस्त में हो जाएगा, जुलाई छोड़ के अगस्त में। जुलाई में आपका उदित सर का क्लास हो जाएगा, सिस्टम इंजीनियरिंग, एक इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और ये जो करंट में जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं वो हो जाएगा, सरफेस इन्वायरमेंट हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट में आपके जुलाई तक में लगभग 30-40% सिलेबस हो जाएंगे, 30% तो हो ही जाएंगे। मेरे में टेस्ट सेक्शन ऐप में नहीं दिखता है, जो ग्रुप में लिंक आता है वहीं से होता है, लैपटॉप में देते हैं पर फोन में, फिर स्टार्ट ग्राउंड कंट्रोल, फिर स्टार्ट ग्राउंड कंट्रोल, क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है? ये मुझे लग रहा है आपके साथ ही दिक्कत हो रहा है दिनेश, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कंप्लेन सुन रहा हूँ कि मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट करा और स्क्रीन अपने आप रोटेट हो जा रहा हो। बाकियों को भी ऐसा दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए आप अलग से मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, एक बार डेवलपर से बात कर लेता हूँ क्या दिक्कत हो रहा है, कि फोन की समस्या है, क्या है, कैसा है। ठीक है, ग्राउंड कंट्रोल का जो बात हो रहा है, कमल मैं देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ एक बार अमृतेश सर से, कि वो फिजिबल है कि नहीं है ग्राउंड कंट्रोल पहले स्टार्ट करवाना, तो उस हिसाब से चीज़ें देखेंगे। नहीं सर हमारा तो नहीं होता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक आध के में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और कोई समस्या है? देखो यार, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के बीच मतलब मेजर कुछ प्रॉब्लम है, फैकल्टी में दिक्कत हो रहा है, मॉक टेस्ट क्वेश्चन बहुत घटिया आ रहे हैं सर, वो तो गेट के लेवल के नहीं है, गेट के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, टाइम बर्बाद है, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, बाकी छोटे मोटे इशू आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर है फोकस करो स्टडी पे,
मैंने रिसेंट में एक और वीडियो भी बनाया कि कई सारे लोगों का डिमांड था कि सर IIT NIT का बच्चा ही अच्छा रैंक लाता है, हमसे अच्छा नहीं। आपके जो ज़्यादातर रैंकर IIT NIT के हैं उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, बताया कि भाई 25 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कोचिंग में अंडर 100 जिनका रैंक आया है वो नॉन IIT नॉन NITian है। तो कुछ नहीं, जो आप लोग ज़्यादातर आए मुझे यही मान के चल रहा हूँ कि सीरियस एस्पिरेंट है, चाहे आप लाइव क्लास देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो साल भर से पढ़ रहे हैं। और मजाक ही है एक्चुअली गेट माइनिंग का एग्जाम, जहाँ पे 6-8 महीना साल भर पढ़ करके हम एक अच्छे रैंक का उम्मीद लगाते हैं। आपने बात करना चाहिए दूसरे ब्रांच वालों से, जिनके लिए PSU में जाना, ऐसे कोल इंडिया, NTPC या किसी दूसरे PSU के अंदर में एक जॉब कंफर्म करना सपने से कम नहीं है एक्चुअली। जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है उनके लिए भी एक्चुअली लिटरली रगड़ाना पड़ता है उनको, साल 1.5 साल 2 साल तक, तब जाके वो भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले को। जो एवरेज बिलो एवरेज वाला है वो तो सपना ही नहीं देखता गवर्नमेंट जॉब का। तो ऐसे माहौल में जहाँ पे आपके पास लगातार अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपने बनाना है, हमसे जितना हेल्प बन रहा है। आपने देखो कई सारा नया चीज इस बार करा है, आपकी डिमांड पे करा है कि गुरु द्रोण आपको अपॉइंट करा गया है। जो यूटिलाइज कर रहा है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, जो नहीं यूटिलाइज कर रहा है अभी क्या कर सकते हो यार, मतलब कोई ऐसा आपके एकदम पीछे तो नहीं पड़ सकता ना। तो हर एक गुरु द्रोण मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, हर एक को मैं प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो आपको कॉल कर रहे हैं, आपके प्रिपरेशन के बारे में जान रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, हर छोटा बड़ा चीज आपका ध्यान में रखा जा रहा है। जरूरत है आपका अपने एंड पे डेडिकेशन, आपका अपने एंड पे वो शिद्दत जो एग्जाम के लिए चाहिए। थोड़ा सा ये जो 6-7 महीना है ईमानदारी बरत लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने परिवार के लिए। आराम से गेट एग्जाम निकल सकता है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। कि जो मुझे ये 30-40 लोग दिख रहे हैं, 1600-1700 जो ज्वाइन करके रखे उसमें 30-40 लोग इसे ऐसे दिखना एक्चुअली थोड़ा डिमोटिवेट करता है कि अल्टीमेटली लास्ट में फिर बोलेंगे कि सर इतने सारे लोग थे, बहुत कम लोग ही सेलेक्ट हुए, ये हुए वो हुए। तो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, एग्जाम में अच्छा रैंक के लिए रिसोर्स तो सबको सेम मिल रहा है। इसी रिसोर्स से कोई रैंक 1 ला रहा है, इसी रिसोर्स से कोई टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 20 में आ रहा है, और इसी रिसोर्स से कई सारे ऐसे हैं जो कट ऑफ मार्क को भी पार नहीं कर पा रहा है। तो जो जरूरत है आपके हिस्से से जो ईमानदारी बरतने का, हमारे इन पर अगर कोई कमी छूट रहा है तो बताइए, हम बिल्कुल उसको दूर करने के लिए तैयार है। क्या हम रैंक ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो भाई साहब, पढ़ लो ईमानदारी से 10-12 दिन, जो दिन का 6-8 घंटा पढ़ सकते हैं, फिर मुझे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। हाउ मच गुड रैंक इज गुड? AIR1 इज गुड? किस हिसाब से पूछ रहे हैं आप? कोल इंडिया के लिए पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो मैम मैटर करेगा ना? मुझे बोलोगे तो मैं तो बोलूंगा ना कि वापस से AIR1 हमारी कोचिंग से है, आपके बीच में से है, आप लेके आए।